हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजब गजब इंग्लिश पे। तो जैसे कि आप सभी को लोगों को पता ही होगा कि हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी साइंस के चैप्टर्स को कवर अप कर रहे हैं। इसी दौरान हमने 2 चैप्टर फिजिक्स के और 2 चैप्टर केमिस्ट्री के कर दिए हैं और फिजिक्स के दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सेशन भी एक एक बार कर लिया है जिसमें हमने पी वाई क्यूज किए थे। और आज हम केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर और हमारी एनसीईआरटी की बुक का तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल लेके आए हैं आप सभी के सामने। ये वीडियो आप सभी के जो भी क्वेरीज और डाउट्स होंगे इस चैप्टर में सभी को क्लियर कर देगी। बहुत ही इजी सा चैप्टर है हमारा। बस जो बात है इसमें थोड़ा सा रट्टा लगाने की ज़रूरत है, लेकिन हम उसे भी हैंडल कर लेंगे। थोड़ा सा तो चलता है, देखो इतनी भी इलॉजिकल नहीं है ये चैप्टर, लेकिन वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर भी पसंद आने लगेगा, ट्रस्ट मी। तो भगवान का नाम लेके हम करते हैं आज की वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर देते हैं कि आज की वीडियो में हम टॉपिक कौन कौन से करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आज की वीडियो में हम करेंगे। तो जो टॉपिक हम आज की वीडियो में करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले तो हम इंट्रो करेंगे, इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, बताओ भाई क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल की और किसकी, नॉन मेटल की। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे। और इसी बीच हम एक और चीज भी करेंगे, वो होगी रिएक्टिविटी सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली थोड़ी सी बेसिक चीज़ें ही बताएंगे ऑब्वियसली। और इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पास जो टोटल एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं वो है अबाउट 118। इसमें से कुछ रेडियो एक्टिव ही हैं और कुछ इनको बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसके बारे में आपने 10th में ही पढ़ना था पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए आप इसके बारे में इस साल नहीं पढ़ रहे होंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, इसमें से मेन जो चीज़ है जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगी वो है कि मेटल्स कितने हैं। मेटल लगभग लगभग 90 मेटल हैं। एक टोटल एलिमेंट में से 90 मेटल है और नॉन मेटल जो है वो है 22। और 19 90 प्लस 22 जो होते हैं वो होते हैं 112। जो जो 6 एलिमेंट हैं उनके बारे में, जो बच रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ने की अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में बोझ लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि 6 वो एलिमेंट क्या है। आपने जो ध्यान देना है वो है 90 और 22, 112 एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। वो भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देना है उन सभी पर, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर से हम ध्यान देंगे जो हमारे सिलेबस में होगा। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो सभी क्या देखते हैं कि वो इस पे ध्यान नहीं देंगे, 112 एलिमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि वो क्या है, नॉन मेटल है, उनके बारे में हमने बता दिया है। उसके बारे में तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। लेकिन ये जो 6 एलिमेंट बच गए हैं ना, उनके बारे में सभी ध्यान देंगे कि ये 6 एलिमेंट क्या है। भाई समय के साथ सब कुछ हो जाएगा, आपने बस वेट करना है कि कब इन 6 एलिमेंट की भी बारी आएगी। तो ये थी आप सभी के लिए एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो कि आपको इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने की आज्ञा देगी। और ये है सम मेटल्स और सम नॉन मेटल्स। मुझे नहीं लगता कि ये आप सभी लोगों को बताने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी को इतनी बेसिक सी नॉलेज तो होगी कि आपको पता होगा कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। अगर नहीं पता तो भी आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि मेटल कौन सा वाला है और नॉन मेटल कौन सा वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अगर हमने किसी भी चीज़ को जज करना है, वैसे तो किसी भी चीज़ को फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि बाहर बाहर से
जज नहीं करना चाहिए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन हम तो करेंगे भाई। ये कौन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो मेटल होते हैं जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आपने कभी मेटल को पानी देखा है, लिक्विड या गैसीय स्टेट में मेटल को देखा है? नहीं ना। लेकिन है, एक मेटल है जो कि लिक्विड में आता है, लिक्विड में आता है, वो आता है हमारी एक्सेप्शंस में। देखिए भाई, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो इसका पहला रूल है। केमिस्ट्री का पहला रूल जो है वो है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन, ये आती ही रहेंगी, इनको कोई नहीं रोक सकता। इनको केमिस्ट्री खुद भी नहीं रोक सकती, एक्सेप्शंस को तो केमिस्ट्री खुद भी नहीं रोक सकती। तो सबसे पहली जो हमारे इस चैप्टर में जो आपने चीज़ें याद करनी है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से ज़्यादा आपने जो एक्सेप्शन होगी वो याद करनी है, क्योंकि बहुत बार इनसे रिलेटेड आप सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की क्षमता ज़्यादा होती है एक्सेप्शंस में से। क्योंकि देखो भाई, केमिस्ट्री तो फिर मैंने आपको बताया ही है कि एक्सेप्शन के ऊपर ही है सारी बेस्ड। तो जनरली ये सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन है, मरकरी एक एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद ये क्या होती हैं, ये डक्टाइल होती है। डक्टाइल यानी कि इनको बीट करके, यानी कि इनको कूट के वायर बनाई जा सकती है, इनको वायर बनाई जा सकती है। फिर आते हैं मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि इसे थिन शीट्स, यानी कि इसको पीट पीट कर पतला किया जा सकता है, ये अपना वेट लूज कर सकता है, वेट लूज कर सकता है। लिख मत आना भाई पेपर में, हाँ पहले ही बता रहा हूँ, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा कि टीचर बाद में आपको लातों से मारेगा। हाँ, मेलिएबल यानी कि इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद है सोनरस, यानी कि इनके जब जब आप इनको पीटोगे तो ये अपनी वॉइस बाहर निकालेंगे, जैसी कैसी टन करके आवाज आती है ना, जब कभी भी आपने देखा हो कि लोहार जब भी हथौड़ा मारता है लोहे पे या किसी भी मेटल पे, तो ये आवाज करता है टन। और उसके बाद आता है लस्ट्रस। ये लस्ट्रस भी हो कि ये शाइन भी करते हैं, शाइन भी करते हैं, ये शाइन करते हैं। ठीक है। उसके बाद जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैं आप सभी को बता दूं कि केमिस्ट्री में जब भी जनरली वर्ड आ जाए तो समझ लो वहां पे एक्सेप्शन है, समझ लो वहां पे है एक्सेप्शन। जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं मेटल्स के जनरली। और इनकी एक्सेप्शन क्या है, सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, सीजियम और गैलियम बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिर से भाई, जनरली फिर से आ गया है, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इनमें से कौन गुड कंडक्टर नहीं है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का? वो है लेड और मरकरी। लेड और मरकरी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल भी गुड कंडक्टर नहीं है। ये आपने, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इनको तो अच्छी तरह से याद कर लो भाई, इनको तो, ये तो बहुत जरूरी है। अभी तक हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक सा चल रहा है, बहुत ही इजी सा चल रहा है, लेकिन आप सभी ने क्या करना है कि नोट्स जरूर बनाने हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइए, ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम टाइम पे जाके। तभी तो आप सारे लेक्चर्स दोबारा से तो नहीं देखोगे ना, इसीलिए आप सभी को हेल्प करने के लिए ऐसे ही नोट्स बनाते रहें साथ साथ, मेरी एडवाइस है ये। इसमें फिर जनरली आ गया भाई, जनरली है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मतलब कि ये हार्ड, हार्ड ज्यादा होगे, डेंसिटी हार्ड होगी यानी कि ये डेंसिटी ज्यादा होगी तो यानी कि ये हार्ड होंगे, यानी कि ये हार्ड होंगे। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शंस आती हैं, वो है सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको अगर आप एक नाइफ से भी काटने की कोशिश करो तो ये कट जाते हैं। ये एमसीक्यू में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से दो मेटल हैं जिनको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, वो है सोडियम और पोटाशियम। ये तो आपने याद रख ही लेने हैं भाई। तो ये जो हमारी स्लाइड थी इसमें बहुत सारा डाटा था जिसको हमने याद करना है, रट्टा लगाना है। चाहे आप किसी ट्रिक से याद करो या फिर किसी और तरीके से याद करो, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। रट ये तो याद रखना ही पड़ेगा भाई, ये डाटा है, इसको हम ट्रिक से ही याद रख सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है अगर आपने रट्टा नहीं लगाना। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन
मेटल। आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे एडिटर जी की सैलरी हमने कम कर दी है, इसीलिए वो कुछ वर्ड स्किप कर देते हैं, तो गलतियां हो सकती हैं भाई, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम अपने एडिटर साहब को कह रहे हैं कि गलतियां कम करो। यह भी देखो कर दी गई गलती, नॉन मेटल की जगह पे मेटल लिखा पड़ा है। अभी आप में से कई नोट्स गलत बना लेते, तो इसको आप ध्यान से रखना कि गलती हो सकती है जो हमारे दिमाग में भी ना आए, क्योंकि हम तो भाई देखो इंसान है तो गलतियां हो जाती हैं। तो चलो बैक टू द टॉपिक, हम चलते हैं हमारे पहले पॉइंट तक, जो कि है अकर्स इन सॉलिड और गैस। ये जा तो सॉलिड हो गए या फिर गैस हो गए, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। वो क्या है कि जो ब्रोमीन लिक्विड होता है, वो जो ब्रोमीन होता है नॉन मेटल, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, वो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसका भी एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो सेंटेंस में पहले ही आ गया ना जनरली, तो समझ लो कि एक्सेप्शन तो आने वाली है। तो देखिए, ग्रेफाइट अ नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन। ये ग्रेफाइट जो होता है, जब ये कार्बन की फॉर्म होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसीलिए फिर भी ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट तक, वो है नॉन सोनरस की। जब इन पे आप हिट करोगे तो ये टन करके आवाज नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अगला टॉपिक जो अगला पॉइंट जो हमारा है वो है नॉन लस्ट्रस, कि ये चमकदार भी नहीं होंगे, शाइन भी ये नहीं करेंगे, शाइन भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे एक्सेप्शन भैया हमारे तक पहुंच चुके हैं, वो है आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो शाइन करता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। ये है, देखिए नॉन मेटल में हमारी थोड़ी सी कम जो है एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इनको भी आपने वैसे ही याद रखना है जैसे आपने मेटल की याद रखी। अब कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि हमने तो मेटल की भी नहीं याद रखी, तो अब हम नॉन मेटल की भी नहीं याद रखेंगे। लेकिन ये जरूरी है भाई साहब, आप सभी ने याद रखना ही है। जरा एक बार सोच के देखो, अगर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, और तो आप सोचो कि अब आपके फैमिली में से लोग कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे। जरा एक बार इस चीज को इमेजिन करो, और रट्टे क्या आप सब कुछ कर लोगे भाई। एक बार आंखें बंद करो 5 मिनट, ये सोचो कि आपके घर वाले कितने खुश होंगे, तो हर चीज याद करने की मोटिवेशन भी आएगी है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे सामने आती है एक रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आपने मॉडर्न लैंग्वेज में समझना हो तो ये है एक सीरीज जिसमें ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और नीचे जो एलिमेंट होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे। जैसे जैसे ग्राफ नीचे जाता जाएगा वो कम रिएक्टिव होते जाएंगे, कम रिएक्टिव होते जाएंगे। रिएक्टिव अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो रिएक्टिव मतलब जो ज़्यादा लड़ाई करेगा, जो किसी के भी साथ जाके भिड़ जाता है, किसी के भी साथ। एक होता है ना आपके ग्रुप में से दोस्त, जो जिसको थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाता है और वो भाग के लड़ाई करने चला जाता है। एक होता है चाहे एक को तो गालियां दे चलो, वो फिर भी नहीं मानता, फिर भी नहीं लड़ता, वो बहुत भी शांत स्वभाव का होता है, शांत स्वभाव का होता है। और कुछ होते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे भड़क उठते हैं, भड़क उठते हैं। अभी चलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है पोटाशियम, पोटाशियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद आता है लेड। और हमारे एडिटर जी ने फिर से की एक मिस्टेक, और यहाँ पे भूल गए टिन। ये है टिन, टिन को इंक्लूड करना ही भूल गए भाई। इसके बाद टिन के बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अभी आपका बहुत एक कॉमन डाउट आएगा, जिसको भी मैं अभी अभी सॉल्व करके चला जाऊंगा। फिर उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है मरकरी, उसके बाद आता है मरकरी, उसके बाद आता है सिल्वर, और लीस्ट जो आता है गोल्ड, गोल्ड आता है। इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सभी हैं लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्ट करते हैं ये, लीस्ट रिएक्टिव। और जो मैग्नीशियम से लेके पोटाशियम तक हैं वो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव,
वो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाके होते हैं आपकी भाषा में कहें तो। अभी आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा होगा कि जो हाइड्रोजन है जो, वो तो कोई मेटल नहीं है। हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, देन ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों है? तो आप सभी को बता दूं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी के कारण वो, आपको याद ही होगा जो मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी जो होती है 1, 2 या 3 होती है। उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको इसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है, रिएक्टिविटी सीरीज में रखा जाता है। और ये एक और काम करता है, वो होता है बाउंड्री, बाउंड्री का भी काम करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये आपका बहुत से बच्चों को डाउट आया होगा, ये मैंने आप यहीं पे आपका क्लियर कर दिया है ताकि आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका अगली वीडियो में उस कमेंट पे जरूर रिएक्ट करूंगा और आप सभी को उस डाउट का आंसर भी बताऊंगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई आपको नहीं कहेगा कि कौन सा डाउट, किसी ने बकवास डाउट पूछा है, कैसा भी डाउट है हम उसका आंसर जरूर देंगे, जरूर देंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक है, कुछ मेन टॉपिक्स में से आता है इस चैप्टर के, इस चैप्टर पे कुछ मेन टॉपिक्स में से आता है। तो इसीलिए आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। इसमें भी आपके बहुत से रट्टे होंगे, लेकिन फिर से मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी किया, अब हम करते हैं स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले ये रिएक्शन विद एयर, कि ये एयर के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एयर में जो ऑक्सीजन होती है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं और उसे एक्सप्लेन करते चलते हैं। हमारा काम भी इस चैप्टर में आसान है और आपने बस थोड़े से याद रखनी है चीज़ें और नोट्स बनाते रहना है साथ साथ। मेटल कैन बर्न इन एयर एंड रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर। कुछ मेटल जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल जो होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। कुछ मेटल रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट वो करेंगे जो हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्ट वो नहीं करेंगे जो हाइड्रोजन के नीचे है। जनरली जनरली यही होगा। तो मैं आप सभी को एक बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि होगा मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को ये फॉर्म करेगा। और जो मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड जो होगा वो होगा बेसिक ऑक्साइड, यानी कि उसका नेचर जो होगा वो बेसिक होगा, बेसिक नेचर का होगा मेटल ऑक्साइड। हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ ज्यादातर टाइम वो बेसिक इन नेचर होगा। अभी हम आगे चलते हैं। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। इनको कैरोसिन ऑयल में भिगो कर रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करें एयर के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ये बहुत ही जल्दी किसी से भी लड़ जाते हैं। तो इनको आइसोलेट करके रखा जाता है एयर से ताकि ये रिएक्ट ना कर जाएं और आग ना लग जाए कहीं पे भी, इसीलिए इनको कैरोसिन में रखा जाता है। आगे चलते हैं तो आगे हमारा जो है सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर। ये रिएक्ट तो करते हैं लेकिन स्लोली करते हैं और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं जो कि इनको फर्दर फर्दर रिएक्शन से प्रोटेक्ट भी करती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है वो है जब आयरन और कॉपर जो होते हैं ये एयर के साथ रिएक्ट करके आग नहीं लगाते, आग नहीं लगाते, लेकिन एयर जब इनके साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन तो ये ऑक्साइड इनका भी बन जाता है। जब इनको हीट किया जाता है, इनको जब आग लगाई जाती है तो ये स्प्रिंकल करते हैं फ्लेम में से, वो थोड़ी थोड़ी वो लपटे में से जो आती है ना चिंगारियाँ,
वो इसी के कारण होता है। आगे चलते हैं। जो मैग्नीशियम होता है ये भी रिएक्ट करता है एयर के साथ, और जब इसे बर्न किया जाता है तो वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म ये वाइट डेजलिंग लाइट, यानी कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे साफ किया जाता है। जब इसे साफ किया जाता है तो इसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती कैसे है, वो है जब ये एयर के साथ रिएक्ट करता है, जब ये एयर के साथ रिएक्ट कर देता है। केमिस्ट्री में देखो कुछ कॉन्सेप्ट एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर से भी लिंक हो जाते हैं, तो आपने सभी चैप्टर को एक एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है जब आप कोई नए चैप्टर को हाथ लगा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये है हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे होते हैं। ये आग आग में बर्न नहीं करते हैं और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगली जो हमारी चीज़ है वो है हमारे पास कुछ है रिएक्शंस। रिएक्शंस को याद करने का तरीका ये है कि देखिए, सबसे पहले आपने नाइन्थ में क्या पढ़ा होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, किसी भी चीज़ का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उसी को यूज़ भी हम यहाँ पे करेंगे। देखिए कुछ कंसेप्ट हमारे जो होंगे नाइन्थ से यहाँ पर कनेक्ट तो होंगे, तो नाइन्थ आपको अच्छे से करनी चाहिए थी। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आता, आप हमको कमेंट में बता दीजिए, हम आपको बना के दे देंगे। आपके सामने कुछ रिएक्शन है, इनको आपने याद कर लेना है कि कैसे हैं। और अगर आपको रिएक्शंस याद नहीं हो रही हैं तो आपने क्या करना है कि खुद से रिएक्शन बनानी सीखनी है। मैंने आपको बताया फॉर्मूलों से आपको धीरे धीरे से खुद से प्रैक्टिस के बाद आपको ये समझ आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। मैंने आपको बताया कि कुछ जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो रिएक्ट करती हैं बोथ एसिड और बेसिस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मैंने आपको देखिए पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है। यहाँ पे भी वो चीज़ आ गई। ऐसे होती है केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक। तो आपने मैंने बताया ही कि आपने याद तो जरूर रखनी है, पुरानी चीज़ें भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेस की तरह भी रिएक्ट करते हैं और एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि दो ही टाइप के एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, वो होते हैं ए Al2O3 और ZnO। ये क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ये आपको नीचे एग्जाम्पल के तौर पे दो रिएक्शन लिख रही होंगी जिसमें एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एसिड के साथ और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रही है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रही है और सॉल्ट और वाटर दोनों को प्रोड्यूस कर रही है। चलिए अभी हम चलते हैं हमारे अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। अभी ये मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप देखें तो वाटर भी हर एक मेटल हर एक टाइप के साथ नहीं रिएक्ट करता है। आपके सामने एक फ्लो चार्ट सा है जिसमें आपको बताएंगे कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटाशियम, ये क्या कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। कोल्ड वाटर के साथ यानी कि लीस्ट रिएक्टिव जगह पे भी आराम से रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो Mg जो कि मीडियमली रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो थोड़े से गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। और वहीं अगर हम बात करें आयरन और एल्युमिनियम की, ये क्या करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ये भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसे होती हैं, ये कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ रिएक्शन है, इनमें क्या होगा कि इनमें इनमें जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और उसी के साथ हाइड्रोजन रिलीज भी करेगा, हाइड्रोजन रिलीज भी करेगा। तो चलिए ये आप सभी की हो गई कुछ रिएक्शन, इनको भी आपने याद कर लेना है, इनको भी आपने याद कर लेना है। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स। अरे डबल लिखा पड़ा है यार भाई, बबल्स है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस
किंग ऑन इट्स सरफेस। इनमें क्या होता है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। ये देखिए पानी है और ये ऊपर आ जाएंगे रिएक्ट करने के बाद। क्यों? क्योंकि ये जो होंगे, ये देखिए आपको मैग्नीफाइड पिक दिखाते हैं इसकी, मैग्नीफाइड। इसमें क्या होगा, ये बबल जम जाएंगे जो होंगे हाइड्रोजन के, जो कि इसको ऊपर की तरफ फ्लोट करके ले आएंगे, ऊपर की तरफ फ्लोट करके ले आएंगे। ये भी आपको एक बढ़िया सा फैक्ट भी हो गया और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने के इसके भी चांसेस होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक है वो है रिएक्शन विद dilute एसिड। dilute एसिड, ये dilute एसिड्स के साथ भी मेटल रिएक्ट करते हैं। मेटल देखो भाई कहीं भी जाके लड़ पड़ते हैं यार, ये तो बहुत ही ज्यादा लड़ाके हैं। तो आपको इसका भी एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि मेटल्स जब dilute एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, देखिए ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है वैसा ही कुछ इनके साथ होता है। मेटल रिएक्ट विद dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid to form salt and hydrogen gas। वही बात है, किसी भी dilute acid के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यही प्रोसेस ये सामने दिखाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्शन है जिनको फिर से आप सभी ने याद कर लेना है, फिर से आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। आगे हम चलते हैं। तो आगे हमारे पास फिर से एक पॉइंट है कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में ही है। कॉपर, मरकरी और सिल्वर जो होंगे ये रिएक्ट नहीं करेंगे dilute एसिड के साथ, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे है, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जब रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर सॉल्ट, मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब मेटल ए किसी सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट सोल्यूशन प्लस मेटल बी। ये तभी होगा जब मेटल ए जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल बी से, मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये यहाँ से रिमूव कर दिया गया है इसको, मेटल ए साल्ट सोल्यूशन में चला गया और साल्ट सोल्यूशन से बाहर निकाल दिया मेटल बी को, मेटल बी को बाहर निकाल दिया। ये तभी होगा जब मेटल ए रिएक्टिव होगा ज़्यादा, मेटल ए रिएक्टिव होगा ज़्यादा मेटल बी से। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आती है तो गो एंड चेक आउट आर केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल और मेटल के बीच में रिएक्शन की बात हम इस प्रॉपर्टी में कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जब reactivity of elements can be understood as a tendency to attain a completely filled valence shell। रिएक्शन कोई भी अगर एलिमेंट रिएक्ट करता है तो उसके पीछे उसका कारण यही होता है कि वो शांत रह सके। अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि जब उनकी साथ बंदी सेट हो जाएगी, जब उनके साथ एक बंदी सेट हो जाएगी तो उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, मेरे कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है भाई ले, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ जैसे कि जैसी मैंने स्टोरी सुनी है यूट्यूब पे या कहीं पे भी अपने दोस्तों से, तो वो तो यही कहते हैं कि भाई मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिंदगी में अनटिल एंड अनलेस आपकी एज आ चुकी है। अभी हमारी एज तो कुछ भी नहीं है भाई, छोटे छोटे नन्हे नुन्हे से बच्चे हैं हम। और वही वो रिएक्ट करने की इन, लेकिन एलिमेंट्स की जिंदगी में जब ये किसी के साथ एक बार रिएक्ट कर जाते हैं तो बाद में ये रिएक्ट नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ये स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन फिर वही केमिस्ट्री, और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन तो आएंगी लेकिन उसके बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एटम ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ये जो है लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव आयन बनते हैं, यानी कि कटायन फॉर्म करते हैं। और वहीं नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसीलिए वो नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, अनायंस, अनायंस को फॉर्म करते हैं। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि ओपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। ओपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं एक
strong electrostatic force of attraction forming an ionic compound। देखिए भाई साहब, एक कंपाउंड आ चुका है। ये जब मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे एक आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड ये एक फॉर्म करेंगे जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। 10+1 में तो आप इसके बारे में बड़ी ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फर्दर भी आप इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जुड़ जाते हैं। और अभी हम इसके एक छोटा सा हमारे पास जो है एक एप्लीकेशन भी है इसका। क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। देखिए Mg जो है, Mg पे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं। और वहीं क्लोरीन जो है इसकी वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्योंकि ये Cl2 है। Cl एक तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन Cl जो 2 होगा वो कितने कर रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि इन दोनों को देखिए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने हैं और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने हैं। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बना के ये अपनी लाइफ को क्या कर लेंगे? स्टेबल कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए मैग्नीशियम एक आयरन इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। क्योंकि देखो मैग्नीशियम ने कैल्शियम को उसके बुरे वक्त में काम आया, मैग्नीशियम कैल्शियम को उसके बुरे वक्त में काम आया। तो अब कैल्शियम मैग्नीशियम को नहीं छोड़ेगा जब तक कि मैग्नीशियम से ज्यादा ताकतवर कोई उसकी जिंदगी में नहीं आ जाता। ऐसा ही होता है भाई, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। इतनी इलॉजिकल तो नहीं है भाई, केमिस्ट्री जिंदगी से डायरेक्ट लिंक हो रही है यार। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, कि वो है कि हमने आयोनिक कंपाउंड की कुछ जो है प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। तो सबसे पहले जो है कि ये ज़्यादातर सॉलिड होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि थोड़े से फोर्स लगाए पे ये टूट जाते हैं। टूट भी थोड़े से नहीं, लेकिन ये टूट जाते हैं। इनके पास क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं इनके। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन। इनकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस चाहिए। जनरली ये क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और इनसॉल्युबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। पेट्रोल और कैरोसिन में ये नहीं जाते हैं, कैरोसिन और पेट्रोल में ये नहीं जाते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड इन मॉल्टन स्टेट। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं। जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। आयंस मतलब कि ये थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर फ्री वेले फिर रहे होते हैं और उनको क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी पकड़ता है। वो कहती है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इसको पकड़ती है, तुम वेले हो आ जाओ काम करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं आयनिक कंपाउंड में। लेकिन ये सिर्फ क्या होगा? किसी सोल्यूशन में होगा या फिर मॉल्टन स्टेट में होगा। लेकिन और कैरोसिन और पेट्रोल में नहीं होगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं इनमें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हो चुकी है शुरू। हम आ चुके हैं हमारी थैंक यू स्लाइड पे। तो जैसे कि आपका कुछ समय इस वीडियो को देख के बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो चुका है, तो कृपा करके हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो से बचता है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है बिना किसी दिक्कत और परेशानी में। और वेट कीजिएगा हमारे पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम क्या करेंगे? अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। और अभी के लिए आप सभी के लिए
बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।